हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेट 2 का सॉल्यूशन। हिंदी का फुल सॉल्यूशन देखेंगे इसमें सारे क्वेश्चंस को। और इसका जो पीडीएफ है उसकी पासवर्ड के लिए इस पूरे वीडियो को देखना, बार बार कमेंट करके ना अपना टाइम वेस्ट करें ना मेरा, क्योंकि इसमें आपको बता देता हूँ हमेशा पासवर्ड, आप देखते नहीं है तो आपको पता नहीं चलता है। तो पासवर्ड को ध्यान रखने के लिए पूरा वीडियो देखिए। सेट 2 का इंग्लिश का ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ पूरा सॉल्यूशन, सेट 2 का हिंदी का अपलोड कर रहा हूँ। इसी तरह आपके सारे विषय के सेट 1 के सभी डाल दिए गए हैं, सेट 2 के सारे डाले जा रहे हैं। तो यहाँ पे बने रहिए इस चैनल के साथ में मोर अपडेट्स के लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ करके आपको जो है इसके आंसर्स देने थे। सभी के पास क्वेश्चन पेपर होगा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ लिंक और आपको क्वेश्चन पेपर की लिंक सारी वहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पे भूखा मनुष्य क्या पाप नहीं करता अर्थात सभी पाप करते हैं, ये वाला जो है पैसेज आपको पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद में इसके जो है आंसर्स देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आंसर्स को। पहला आंसर जो है आपका इसमें लिखना था, मनुष्य कब दयाहीन हो जाता है। तो आप जैसे ही आप पैसेज को पढ़ेंगे तो पैसेज में आपको मिल जाएगा आंसर, धन के अभाव में मनुष्य दयाहीन हो जाता है। दूसरा, आज मनुष्य किसकी चिंता करता है। तो रोटी की सबसे ज़्यादा चिंता करता है, तो आपका ग ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, तो कर्तव्य का विलोम क्या होगा। तो देखेंगे आप जब पैसेज पढ़ेंगे तो कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों एक साथ लिखे मिलेंगे, तो अकर्तव्य जो है इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, कौन सी समस्या बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ा दी है। मतलब कौन सी समस्या ऐसी है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या ऐसी है जो बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ा रही है या बढ़ा देगी। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसी पैसेज में इसका आंसर है। अब रिक्त स्थानों को भरना है आपको। तो मनुष्य भूखा मनुष्य क्या नहीं करता अर्थात सभी पाप करते हैं। तो आप देखेंगे जब पहला लाइन पढ़ेंगे तो वहीं पे मिल जाएगा, पाप भरना था आपको इसमें। दूसरा है, मनुष्य के जीवन से आनंद और उल्लास नहीं कहीं चले गए हैं। ये आप पैसेज में देखेंगे तो ये पूरी लाइन आपको मिल जाएगी। उसके बाद में दरिद्रता कैसे आती है ये आपको बताना है पैसेज पढ़ के। तो पैसेज के जब आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे पैसेज को तो उसमें आप देखेंगे दरिद्रता शब्द जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो घर में काम कमाने वाला एक हो और खाने वाले 10 हो तो दरिद्रता आ जाती है। ये आपके जो पैसेज के लास्ट के पैराग्राफ में मिल जाएगा। तो आठवां क्वेश्चन है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए शिक्षा पद्धति में क्या परिवर्तन करना चाहिए। तो हाई स्कूल तक सामान्य साक्षरता के बाद यानी कि 10वीं तक जो सामान्य शिक्षा होती है उसके बाद में जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पे वैयासिक शिक्षा जो है या वयासिक शिक्षा का जो व्यापक प्रबंध कर देना चाहिए। यानी कि जो बिज़नेस के रूप में जो आपको बताना चाहिए कि बिज़नेस में क्या करते हैं, कमाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स आपको नॉलेज वहाँ पे देनी चाहिए ताकि आपकी बेस को ये स्ट्रॉन्ग कर पाएँ और आप चीज़ों को किताबों से ज़्यादा प्रैक्टिकल रूप में समझ पाएँ। तो ये आप एक लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद में इस काव्यांश को पढ़ करके आपको आंसर देने हैं। सारे आंसर्स इसी काव्यांश के हिसाब से ही आपको देने हैं। तो पहला जो है, किसके आने पर भयभीत ना होंगे। तो यहाँ पर है विद्वानों सॉरी विघ्नों का दल ढल जाने पर। ठीक है, विघ्नों का दल ढल जाने पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ग। 10वां क्वेश्चन है, कवि क्या आशा करता है। तो कवि आशा क्या करता है, भारतीय किसी से पद दलित और हीन ना होंगे। ठीक है, आपको दूसरी लाइन में शायद मिल जाएगा। उसके बाद में आपका, भारत माता हमें क्या देती है। तो खाने का सभी सामान देती है, जिसमें घर है, स्वर्ग है आपका और जीवन है, सभी कुछ देती है। ये क्वेश्चन भी आपका आगे पूछा गया है। सुधा का अर्थ होता है, तो सुधा का अर्थ जो है अमृत होता है। इसके आगे हम बात करें तो, क्षुद्र स्वार्थ के खातिर हम गर्गित कम नहीं करेंगे। ये गर्गित क्यों आया तो आपके पाठ में देखना, तो यहाँ पर आपको गर्गित कम, ये जो आपका जो अभी मैंने पैसेज जो ऊपर दिया है उसमें आपको ये पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा मिल जाएगा, तो वहीं से देना है। और भारत माता अन्न विविध और क्षीर सुधा में लुटा रही है। क्षीर सुधा में भी आपको इसी पैसेज में जो अभी आपने ऊपर देखा कविता उसमें मिल जाएगा। उसके बाद में, भारत वासी गर्हित कर्म निंदनीय कार्य किसकी खातिर नहीं करेंगे। तो अपनी मातृभूमि भारत माता के लिए नहीं करेंगे। और भारत माता क्या क्या देती है। तो मिश्री देती है, मधु देती है, मेवा देती है, फल देती है, जो कि आपको इसी पैसेज के लाइन में मिल जाएगा। और भी आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि आपको भारत माता घर देती है, स्वर्ग देती है और जीवन जो है वो सब देती है, या खाने का सभी सामान देती है। तो यहाँ पर क्योंकि ये लिखा हुआ है भारत माता हमें क्या देती है, यहाँ से भी इसका आंसर आप लिख सकते हैं। इस काव्यांश में कवि भारत माता को क्या कहना चाहते हैं वर्णन आपको करना है। तो
कवि कहना चाहता है कि हे भारत माता, यदि आप पर कोई मुसीबत आई तो हम डरेंगे नहीं, हम सब गरीब नहीं होंगे, दूसरों से भिन्न नहीं होंगे, छोटे से छोटा स्वार्थ अगर हो तो कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे और किसी का दिया गया भीख भी नहीं लेंगे। ये सब जो है इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नरेश पत्र लिखता है, क्रिया के भेद लिखें, तो इसमें कौन सा होगा? सकर्मक क्रिया होगा। इसके बाद में किशन बहुत तेज दौड़ता है, इसमें जो है आपकी क्रिया बताई गई है क्या करता है, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। का ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 19वां जो क्वेश्चन है इसमें दिनेश ने खाना खिलवाया, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है? तो खिलवाया। ठीक है, खाना तो आपका जो है वस्तु है, लेकिन जो कर रहा है क्या? खिलवाया। उसके बाद में अगर हम बात करें, जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए, कौन सा वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग समय गए, सबको मिश्रित कर दिया गया है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य नहीं है। उसके बाद में 21वां क्वेश्चन जो है, मैं उसका जन्म स्थान नहीं जानता, कौन सा वाक्य है? तो ये बिल्कुल सरल वाक्य है। इसके अलावा हम आगे बात करें 22वें क्वेश्चन में, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो वाक्य का नाम आपको बताना है। तो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो यहाँ पर वो है मिश्रित कर रहा है कि वो क्या है, तो यहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाएगा। उसके बाद में रमेश आया और मोहन चला गया, इस किस प्रकार का वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि रमेश आया और मोहन गया। ठीक है, यहाँ पे जोड़ा गया है, संयुक्त वाक्य बनाया गया है और से। इसके बाद में निम्न में से कौन सा वंश का अनेकार्थी नहीं है? तो कंस जो है वंश का अनेकार्थी नहीं है, बाकी कुल भी है, बांस भी है और जाति भी है। उसके बाद में विधि का निम्न में से अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो विधि मतलब ब्रह्मा होता है, कानून भी होता है, रीति भी होता है, लेकिन संपत्ति विधि में नहीं आती है। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट, जो निम्न में से कौन नाक का अनेकार्थी शब्द है? तो नासिका जो है ये अनेकार्थी शब्द है, नाग नहीं होता, नग नहीं होता, नया नहीं होता। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय पदों से करनी है, तो यहाँ पे आपको लिखना है अव्यय पद मतलब वो ऐसे वर्ड लिखने हैं जो कि सार्थक अर्थ निकाल पाएँ उसका। तो आंधी आई तब पानी बरसा, या आंधी आई तब जब पानी बरसा, ये भी आप लिख सकते हैं। जो अच्छा वर्ड आपको लगे वही चूज़ करना है। उसने कहा मैं कल आऊँगा, तो उसने कहा फिर मैं कल आऊँगा, उसने कहा फिर मैं कल आऊँगा। नेक्स्ट है, आपने स्नान किया अथवा नहीं किया, पूछा जा रहा है कि, तो यहाँ पे अथवा से हमने इसको जोड़ दिया। इसके बाद में मैंने बहुत समझाया लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ, मैं घर जाऊँगा ताकि आराम कर सकूँ, और राम बीमार था इसलिए वह न आ सका। तो ये इस तरह से आपको अव्यय वाक्यों का उपयोग करना पड़ता है। आगे बात करते हैं क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, सह उदाहरण आपको बताना है। तो सबसे पहले ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। और जैसे कि पढ़ना काम है, लिखना, खाना पीना, खेलना, ये सारे के सारे जो है काम है। इसका उदाहरण दे क्रिया के, तो राकेश गाना गाता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो ये सब काम कर रहे हैं। उसके बाद में कर्म जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया जो है अकर्मक होती है और सकर्मक होती है। अकर्मक में राजेश दौड़ता है, तो राजेश डायरेक्ट लिंक्ड है कि दौड़ता है, राजेश ही वो काम करता है, राजेश दौड़ता है। लेकिन सकर्मक क्रिया में देखेंगे रमेश फल खाता है, तो फल मतलब खाता है, क्या खाता है, वो किससे जुड़ा हुआ? रमेश से नहीं, फल से जुड़ा है, फल खाता है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया होती है। यानी अकर्मक में जो करता है वो डायरेक्ट जो है क्रिया से जुड़ा होता है, और सकर्मक क्रिया में जो करता है वो डायरेक्ट आपका कर्म से नहीं जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। इसमें आपको जो लाल पीले नीले मैंने जो कर रखे हैं ये आपके क्वेश्चन के आंसर है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें लिखने की जगह नहीं थी, मैं सोचता था कि आपका जल्द से जल्द मैं सॉल्यूशन को छोटे से छोटे रूप में आपके सामने डाल दूँ, ताकि पेज कम लगे और आसानी से ये समझ में आ पाए। इस गद्यांश के लेखक का नाम आपको बताना है, तो आपकी किताब से है ये, राम वृक्ष वेनपुरी जो हैं उनकी है, जो कि आपको पता होगा, बाल गोपीन की जो है कविता कहानी है बहुत अच्छी, उसमें से लिया गया है, तो इसका आंसर ख हो जाएगा। उसके बाद में पतोहू ने रो करके क्या कहा, 35वें क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, तो इसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, जो कि देख सकते हैं आप। पतोहू रो रो कर कहती है मैं चली जाऊंगी, तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन आप एक चुल्लू पानी भी देगा, मैं पैर पड़ती हूँ मुझे अपने चरणों से अलग ना कीजिए, ये पतोहू ने रो रो करके कहा।
इसके बाद में देखिए बाल गोविंद ने क्या धमकी दी, ये आपको बताना है। तो बाल गोविंद 36वां देखते हैं, तो यहीं पर इसी पैसेज में आंसर है। ये है आपका, तू जा नहीं तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा, ये जो है बाल गोविंद ने धमकी दी है। इसके बाद में अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो बाल गोविंद ने समाज के प्रचलित नियम के विरुद्ध क्या काम किया, ये आपको बताना है क्या काम किया। तो इसका आंसर ऊपर की पहली लाइन में ही है, जो कि उन्होंने क्या करा कि बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया और पतोहू से ही आग दिला दी, ये कि जो समाज के विरुद्ध ये काम उन्होंने कर दिया। ठीक है, तो इसी लाइन से आपको लिख देना था। इसके आगे हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, कैप्टन चश्मे वाले के साथ कैसा व्यवहार किया जाना उपेक्षित था। तो हवलदार साहब के मन में नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाले के प्रति आदर था। जब उन्हें पता चला कि चश्मा लगाने वाला कोई कैप्टन था तो उन्हें लगा कि वह नेताजी का कोई साथी होगा, परंतु पान वाला उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि वह एक लंगड़ा व्यक्ति है, इसलिए वह फौज में कैसे जा सकता है। तो ये उसका जो व्यवहार का उपेक्षित यहाँ पर मतलब ऐसा है। इसके बाद में अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, भगत की पुत्रवधू जो है भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो इसका आंसर जो है आपका अथवा में है 38वें का। तो इसको हम नीचे हमने लिखा है, यहाँ पे दिखाया था आपको। तो भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि भगत के बुढ़ापे में वह एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो इसका पीडीएफ ध्यान से आप देखते रहें वीडियो में, पासवर्ड बताने वाला हूँ तो उसको नोट कर लेना। इसके आगे की बात करें तो भगत के बाद में 39वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी, ये आपको बतानी है। तो ये कैसे क्यों लगती थी। तो यहाँ पे फादर फुटबॉल के पोर पोर से ममता झलकती थी। उनकी नीली आंखें हमेशा हमेशा प्यार भरा आमंत्रण देती थी। देवदार की छाया घनी होती है जिससे थके हुए पाठक को भी आराम मिलता है, इसीलिए लेखक को फादर फुल्के की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। ये इसका आंसर हो गया 39 का। 39 का जो और पार्ट है कि आपका जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो इसमें पूछा एक कहानी यह भी मैं पाठ के माध्यम से लेखिका क्या बताना चाह रही थी। तो इसमें लेखिका ने अपने बचपन, किशोरावस्था, यौनावस्था, घर और अपने आसपास के वातावरण का चित्रण करके कहा है कि वह तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों की झलक भी प्रस्तुत करना चाहती हैं और लेखिका अपने व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करती जान पड़ती हैं इसमें। ठीक है, तो या करती हुई नज़र आती हैं, आप लिख सकते हैं। तो ये थे आपके सारे यहाँ तक के क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर आपका जो है पूछा गया 41वां क्वेश्चन और 40वां क्वेश्चन, तो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपका 40वां क्वेश्चन है, आपको पहले सबसे पहले निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये कविता आपको पढ़नी है और पढ़ने के बाद में सबसे पहला जो 40वां क्वेश्चन पूछा गया है, कवि किसके थकने की बात कर रहा है। तो शिशु के थकने की बात कर रहा है, क्योंकि वो एकटुक देखता रहता है, बच्चे के पलक जो है थक जाती है, उसकी इसमें बात कर रहा है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 41 नंबर, तो बालक किसे अनिमेष देखता रह जाता है और क्यों, ये आपको बताना है। और दूसरा है कवि आंखें फेर लेने की बात क्यों कहता है, ये आपको बताना है। तो चलिए इन दोनों के आंसर्स देखते हैं। तो यहाँ पर ऊपर ऊपर ही इसके आंसर लिख दिए हैं मैंने। पहला है बालक अनिमेष कवि को ताके रह जाता था। इसका कारण यह था कि प्रवास में रहने के कारण कवि काफ़ी दिनों बाद घर आया था और बालक उसे पहली बार देखने के कारण पहचान नहीं रहा था। यही कारण था कि वो बालक पहचान नहीं रहा था, उसको लगातार वो ताके जा रहा था। दूसरे में कवि जो है वो आपका उसके आंखों के थके जाने की बात क्यों कहता है। तो वहाँ पर कवि उस बच्चे से कहता है कि यदि वह बच्चा इस तरह अपलक देखते देखते थक गया हो तो उसकी सुविधा के लिए कवि उससे आंखें फेर लेगा, यानी कि उससे अलग हो जाएगा। तो जो बच्चा है वो मतलब उसको लगातार नहीं देखेगा, आराम कर लेगा। तो इस तरह का ये आंसर था 42 का, जो कि 42 क्वेश्चन ये रहा। 43 की बात करते हैं। तो यहाँ कवि शिशु को देख पाने का अवसर कैसे पा सका। तो कवि शिशु को देख पाने का अवसर उसकी माँ के कारण पा सका। वही दोनों के मेल का माध्यम बनी और तुम्हारी माँ ने ही, मतलब कवि कहता है तुम्हारी माँ ने ही बताया कि तुम मेरी संतान हो, अन्यथा वह बच्चे की दंतुरित मुस्कान से अपरिचित रह जाता। इसके बाद में 44 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पूछा गया है आपसे माँ ने बेटी को चेहरे पर रीझने के लिए क्यों मना किया। तो क्योंकि अपनी
सुंदरता पर मोहित होने वाली लड़की अहंकार और दूसरे की ईर्ष्या का कारण बन जाती है, इसलिए माँ ने ऐसा कहा। अथवा में है मर्जा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। तो इसका आंसर हम नीचे देखेंगे। तो यहाँ पे आ जाइए थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर आपका 44 जो क्वेश्चन है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे है, गोपियों ने अपने प्रेम को कभी किसी के सम्मुख प्रकट नहीं किया था, वह शांत भाव से कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। कोई भी उनके दुख को नहीं समझ पा रहा था। वह चुप्पी लगाए अपनी मर्यादाओं में लिपटी हुई वियोग को सहन कर रही थी कि वे कृष्ण से प्रेम करती हैं। यहाँ तक सही है। इसके बाद में परंतु जब उद्धव के योग संदेश को उन्होंने सॉरी जब परंतु उस इस उद्धव के योग संदेश ने उनको उनकी मर्यादा छोड़ने को मजबूर कर दिया, और उन्होंने जो चीज़ वो मर्यादा में रख रही थी उनको वो बोल दिया। यानी कि अर्थात जो बात मतलब सिर्फ वही जानती थी, आज वो सबको पता चल जाएगी। उन्होंने बताने का मतलब प्रयास जो है बात कही। आगे जो 44 है, इसका और पार्ट भी है। 44 जो है आपका मैंने दे दिया आंसर। 44 सॉरी ऊपर आ जाइए, हाँ ये रहा 44 का। इसका आंसर आपने देख लिया। 45 की बात करूँ, जितना ही दौड़ता हूँ उतना ही भरमाया। तो ये इसका भावार्थ मतलब स्पष्ट करना था। तो इसका आंसर है, सुख संपत्तियों और सुखों को प्राप्त करने के लिए हम जितना भाग दौड़ करते हैं, ये उतना ही अधिक हमें भ्रम में डाले जाता है। हमारी परेशानियां इससे बढ़ती जाती हैं। इसका आंसर हो गया ये। इसके बाद में अथवा में, बच्चों की मुस्कान और बड़ों की मुस्कान में क्या अंतर है। तो बच्चों की मुस्कान सरल स्वाभाविक होती है, बड़ों की मुस्कान जो है बनावटी होती है हैं। और उसके अलावा बच्चे की मुस्कान भोली और स्वार्थ रहित होती है, वहीं बड़ों की मुस्कान में कुटिल और स्वार्थीपन होता है। ठीक है। इसके बाद में 46 जो है क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है, माता बाबूजी को क्या उलाहना देते हुए बच्चों को क्या कहकर खिलाती थी। तो इसके लिए बुक पढ़ना पड़ता, तो इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया। आगे का इसी का अथवा पार्ट जो बात करते हैं, इसमें पूछा गया है आपसे, गंतोक के मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है कि यहाँ के लोग को अत्यंत परिश्रम करते हुए यहाँ जीवन का यापन करना पड़ता है। औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ती हैं, उनके हाथों में कुदाल और फावड़े या हथौड़े तथा पीठ पर बंधी डोको यानी कि बड़ी डोरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं। वे भरपूर ताकत के साथ कुदाल और ज़मीन पर मार करके काम करती हैं। ऐसे कार्य करते हुए कई बार अपने प्राण को भी गंवा बैठती हैं। बच्चों को 3-4 किलोमीटर की चढ़ाई करके स्कूल जाना पड़ता है। अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी अपनी माँ के साथ मवेशियों को चराने जाते हैं, पानी भरते हैं तथा जंगल से लकड़ियाँ और गट्ठर ढाते हैं या ढोते हैं। ऐसा परिश्रम करने के बाद भी वे खुश रहते हैं, इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। इसके बाद में आ जाइए 47 क्वेश्चन जो है यहाँ पर नीचे की तरफ है, आपको दिखा देता हूँ मैं 1 मिनट। ये आपका 47 है, जिसमें आपको 3 आपको निबंध लिखने हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य, जिसमें आपको भूमिका, मेरा लक्ष्य क्यों और तैयारी, ये सारे पॉइंट लिखने हैं, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो ये मैंने लिख दिया, मैं दिखा देता हूँ। उसी के बाद में आपको समाचार पत्र का महत्व लिखना है, उसको भी मैं दिखा दूंगा, जिसमें आपको एक सामाजिक कड़ी भी डालनी है, लोकतंत्र के पहरी के बारे में बताना है, व्यापार का विस्तार बताना है, ज्ञान वृद्धि एवं मनोरंजन का साधन भी बताना है और जन सुविधा भी बतानी है। ये सारे पॉइंट आपको इंक्लूड करने हैं। भ्रष्टाचार एक समस्या में भ्रष्टाचार का अर्थ बताना है, उसका स्वरूप बताना है, कारण बताना है और समाधान बताना है। तो इन तीनों को मैं दिखाता हूँ आपको आंसर। तो यहाँ पर है ये तीनों के आंसर। फर्स्ट में आपको मैं पहला दिखाता हूँ, जो कि आपका था मेरे जीवन का लक्ष्य। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले भूमिका पूछी गई थी। तो भूमिका में आप इस तरह से लिखेंगे जो आपके सामने है। उसके बाद में दूसरी चीज़ पूछी गई है मेरे जीवन का लक्ष्य, तो यहाँ पर आप उसको लिख देंगे, जो कि आपका पूरा का पूरा आ जाएगा। उसके बाद में आपने लक्ष्य क्यों, ये मतलब ये लक्ष्य क्यों चुना है, तो देश की वर्तमान दशा को देखते हुए आपको बता देनी है। और उसके बाद में इसके लिए तैयारी जो है वो आपको बतानी है। तो ये आपका पैसेज हो जाएगा मेरे जीवन का लक्ष्य। यहाँ पर आपके सामने है पूरा का पूरा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या PDF डाउनलोड करने के लिए तैयार रहिए। उसका मैं जो है आंसर की उसका पासवर्ड मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो इसी पार्ट में पूछा गया है उसकी तरफ।
दूसरा पूछा गया समाचार पत्र का महत्व, तो उसमें सबसे पहले आपको एक सामाजिक कड़ी के बारे में बताना था, तो यहाँ पे हमने बता दिया है। उसके बाद में लोकतंत्र के प्रहरी कैसे हैं वो बताना है। उसके बाद में व्यापार का विस्तार में वो कैसे सहायक हैं ये बता सकते हैं। उसके बाद में ज्ञान में वृद्धि एवं मनोरंजन का साधन आपको बताना था, तो वो भी हमने लिख दिया है। इस तरह से आपको लिखना था। और उसके बाद में जन सुविधा में वो कैसे सहायक हैं वो आपको बताना था। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा जो है पैसेज था, इसको आपको ऐसे करना था। ग पार्ट की बात करें उसी का, तो ग पार्ट में भ्रष्टाचार एक समस्या के ऊपर आपको लिखनी थी। तो भ्रष्टाचार का समस्या में एक आप उसका परिचय लिख सकते हैं, भ्रष्टाचार क्या है उसको आपको बताना है। उसके बाद में भ्रष्टाचार के स्वरूप कैसे कैसे होते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि रिश्वत लेन देन के कारण जो है भ्रष्टाचार होता है, चुनाव में धांधली से होता है, भाई भतीजीवाद, यानी कि कोई चाचा है बड़ी कंपनी में, वो अपने पोते को लगा देता है या फिर अपने बेटे को लगा देता है, इस तरह की भी होती हैं। नागरिक द्वारा टैक्स की चोरी होती है, उससे होती है। शिक्षा तथा खेल में घूसखोरी होती है, उससे होते हैं। तो ये सब तो इसके स्वरूप है। इस मतलब इस स्वरूप में, इस टाइप में ये भ्रष्टाचार होते हैं। इसके कारण क्या हैं, तो इसके रीज़न मेन है देश का लचीला कानून जो है, कानून व्यवस्था सही नहीं है, व्यक्ति का लोभी स्वभाव है वो भी है, उसकी आदत है वो भी है, मनसा है वो भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका कारण है। और समाधान आपको लिखना है, तो समाधान में आपका भ्रष्टाचार किसी व्यक्ति समाज के लिए मतलब विशेष या समाज की नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की समस्या है। तो इसको निदान के लिए प्रशासनिक स्तर से मतलब प्रशासनिक स्तर पे कोई मतलब बात हो सके ऐसा संभव नहीं है। इसका मूल विनाश जो है इसके लिए सामूहिक प्रयत्न करना पड़ेगा, इस तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिखा गया है। तो ये था आपका 47 नंबर का आंसर। अब 48 नंबर में आपको प्रधानाचार्य को आर्थिक सहायता हेतु पत्र लिखना है, ये बता देता हूँ। और अपने मोहल्ले की सफाई करने हेतु आपको थानाधिकारी को एक स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है, तो ये दोनों बता देता हूँ। उसके बाद में आपको चाय विक्रेता हेतु विज्ञापन देना है, ये भी बता देता हूँ। और छात्रों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए 50 शब्दों का विज्ञापन देना है, ये भी बता देता हूँ। 49 नंबर क्वेश्चन आपके फ्री के आते हैं, विज्ञापन आपको अपने मन से लिखने हैं और 5 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं इसके आंसर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चाय वाले की, तो चाय का आंसर मैं बता देता हूँ, यहीं पे लिख दिया इसी पेज पे। तो वाह प्राची चाय सबसे अच्छी चाय, तुलसी के पत्तों के साथ सर्दी जुकाम गले में खराश सब दूर करे प्राची चाय। प्राची चाय की चाय एक अनोखे स्वाद वाले लॉक पैक में आती है। एक कप प्राची चाय आपके होश उड़ाने के लिए आमंत्रित करती है। शक्ति और स्वाद का सही संतुलन है। टी बैग्स में भी उपलब्ध है। छोटी पैकिंग 10 रुपये में है। इसको आप कलरफुल बना सकते हैं, कलर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसी का आपको देखें तो एक और विज्ञापन है, वो मैं नीचे बताऊंगा। 48वें क्वेश्चन में आपको एक पत्र लिखना था, जिसमें महोदय से आपको जो है निर्धनता के कारण जो है याचना करनी थी। तो इसमें अपना प्रधानाचार्य का नाम, अपना स्कूल, क्योंकि स्कूल का नाम आपको बताया नहीं गया, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद में आप सभी ने निवेदन है और मैं अपने विद्यालय की कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं एक निर्धन परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी सरकारी कार्यालय में माली का कार्य करते हैं। मेरे अतिरिक्त 2 भाई और एक बहन भी हैं। मैं परिश्रमी तथा आज्ञाकारी छात्र हूँ। मैंने अपनी सभी कक्षाएं अच्छे अंक से उत्तीर्ण की हैं। मेरी विद्यालय की वर्दी फट गई है, पहनने योग्य नहीं रही है। सर्दी निकट आ रही है, मेरे पास स्वेटर भी नहीं है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 2 कमीज तथा एक स्वेटर खरीदने के लिए विद्यालय से आर्थिक सहायता प्रदान करने का कष्ट करें। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी करके आप अपना नाम और समय और डेट जो भी है आप लिख सकते हैं। तो ये प्रारूप हो गया। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया स्वास्थ्य अधिकारी के लिए आपको पत्र लिखना है। तो स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। तो स्वास्थ्य अधिकारी जो भी आप एड्रेस डालना चाहें डाल दे। कोई भी नगर निगम, आप झारखंड नगर निगम डाल सकते हैं, आप यूपी नगर निगम, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद मोहल्ले की सफाई के लिए नगर निगम को पत्र विषय लिख देना है, और उस विषय में आप अपने जो है सफाई के लिए उनको आकर्षित करना है आपको। तो हम आपका ध्यान मोहल्ले के सफाई संबंधित दुर्व्यवस्था की ओर खींचना चाहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मोहल्ले में साफ सफाई हेतु नगर निगम की कोई सफाई कर्मचारी व्यवस्था पिछले 10 दिनों से काम पे नहीं आ रही है। और घरों की सफाई करने वाले कर्मचारियों ने भी मोहल्लों में स्थान स्थान पर गंदगी, कूड़े करकट ढेर डाल दी है। यानी कि जो घर पे सफाई करने वाले जो आते हैं, अपने घरों पे मेड वगैरह आती हैं, वो भी सरमेंट ने क्या करा है, जहाँ पे कूड़े की जगह वहाँ पे डाल दिया, तो कूड़ों का भंडार हो गया है। अतः इस तरह से आपको ये लिख करके पूरा समझा देना है, और समझा करके इससे छोटा भी लिख सकते हैं। ये तो मैंने आपको फुल दिया है ताकि आप 1-2 लाइन भूलें तो आपको दिक्कत ना हो। और फिर उसके बाद में आप प्रार्थी, अपना नाम
और कोई भी नगर अपना डाल सकते हैं और एड्रेस डाल देना है नीचे की तरफ दिनांक के साथ में। तो ये आपका पत्र हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आपका जो लास्ट विज्ञापन एक रह गया था उसको बता देता हूँ। तो खेल कूद प्रतियोगिता हेतु आपको मतलब एक जागरूकता के लिए एक डालना था विज्ञापन। तो यह है खेल कूद प्रतियोगिता। आप सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि जिलाधिकारी की तरफ से आने वाले रविवार को खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। छात्रों में खेल कूद की रुचि को बढ़ाने के लिए और उनके प्रतिभा को निखारने हेतु इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले प्रत्येक छात्र को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, यानी कि जो भी छात्र शामिल होंगे उन सभी को प्रमाण पत्र मिलेगा। इसके अलावा इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को खेल कूद की ट्रेनिंग जो है सरकार की ओर से मुफ्त दी जाएगी, यानी कि कोचिंग में आपके पैसे लगते हैं वो बच जाएंगे। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि इस आयोजन में भाग लें और अपने प्रतिभा को लोगों के सामने आने का मौका दें। इस तरह का विज्ञापन आपका देना है और यहाँ पे धन्यवाद लिख दिया गया है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन था हिंदी विषय का। अब आप नेक्स्ट विषय के लिए तैयार होइए जो आपको हम डालने वाले हैं। बने रहिए इस चैनल के साथ में ताकि हम आपको बेस्ट से बेस्ट मदद कर पाएँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बने रहिए इस चैनल पे, लाइक हमेशा कर दीजिए ताकि हमें पता चले, और रिस्पॉन्स आप ज़रूर दीजिए कि आपको सॉल्यूशंस कैसे लगते हैं, क्या आपके लिए सॉल्यूशंस जो है बेनिफिशियल हैं। और मैथ का सॉल्यूशन जो है वो लंबा बनेगा क्योंकि इसमें आपको मैथ के विषय में आपको मैं पूरा समझाने वाला हूँ, यानी कि पूरी तरह से आपको बुक पढ़ाने वाला हूँ। उस सॉल्यूशन के साथ में आपका पूरा का पूरा कैसे कैसे आंसर आएगा, कैसे आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है, आपको सब कुछ उसमें बताऊँगा ताकि आप जो भी उस टाइप के क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर पाएँ। तो बने रहिए इसी चैनल के साथ में और देखते रहिए पूरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।